वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ROI स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। माई सेल्फ अलका पांडे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं केंद्रीय बजट 2023-24 जो कि हिंदी माध्यम में है, हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए है। तो देखिए, आपका UPPCS का एग्ज़ाम जो है 14 मई को होने वाला है, ठीक है। उसके बाद साथ ही साथ यूपी के साथ MP, हरियाणा, फिर उसके आगे उत्तराखंड, ये सारे PCS देखिए एक ही लाइन से पढ़ेंगे। तो ये जो वीडियो आने वाला है ये आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो चलिए शुरू करते हैं केंद्रीय बजट। तो सबसे पहले देखते हैं बजट से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। तो किसी भी अर्थव्यवस्था में सरकार के आगामी वर्ष के आय और व्यय के ब्यौरे को बजट कहते हैं, लेकिन इस शब्द का उपयोग किसी भी निजी कंपनी, कॉरपोरेशन इत्यादि के लिए भी किया जा सकता है। बजट जो है फ्रांसीसी भाषा का शब्द है बजट, इससे बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है चमड़े का बैग। बजट वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग बजट प्रभाग द्वारा जारी किया जाता है और संविधान में कहीं पर भी बजट शब्द का जिक्र नहीं है। तो भारत का केंद्रीय बजट, जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में भी जाना जाता है, भारत गणराज्य का वार्षिक बजट है। भारत सरकार इसे फरवरी के पहले दिन पेश करती है, जबकि अप्रैल में नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत से पहले इसे अमल में लाया जा सके, ठीक है। फरवरी में देखिए इसको पेश कर दिया जाता है, ठीक है, 1 फरवरी को। फिर उसके बाद जो अप्रैल में नया वित्तीय वर्ष की शुरुआत होती है उससे पहले, मतलब उसी टाइम में साथ में इसको अमल में लाया जाता है। विधायिका के अनुमोदन के लिए बजट तैयार करना और प्रस्तुत करना केंद्र और राज्यों दोनों में सरकार की ओर से एक संवैधानिक दायित्व है, ठीक है। बजट सत्र जो है आमतौर पे फरवरी से मई तक होता है। फिर पहला और सबसे लंबा सत्र जनवरी के अंत में शुरू होता है और अप्रैल के अंत या मई के पहले हफ्ते में समाप्त हो जाता है। इस सत्र में एक अवकाश होता है ताकि संसदीय समितियां बजटीय प्रस्तावों पर चर्चा कर सकें। इसकी शुरुआत राष्ट्रपति के अभिभाषण से होती है, जो दोनों ही सदनों को संबोधित करते हैं। हमारा पहला बजट भारत का 18 फरवरी 1860 को जेम्स विल्सन द्वारा लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में प्रस्तुत किया गया था और जो PC महालनोबिस हैं, इनको भारतीय बजट का जनक कहा जाता है। फिर है ये जो बजट होता है वो 6 चरणों से गुजरता है। पहले तो प्रस्तुति होती है, फिर उसके ऊपर आम चर्चा, फिर विभागीय समितियों द्वारा जांच की जाती है, अनुदानों मांगों पर मतदान होता है, विनियोग विधेयक पारित होता है, फिर वित्त विधेयक पारित होता है। स्वतंत्र भारत का पहला जो बजट था वो 26 नवंबर 1947 को तत्कालीन वित्त मंत्री RK षणमुखम चेट्टी द्वारा प्रस्तुत किया गया था और पहला बजट जो था वो 197 करोड़ रुपए का था, ठीक है। सबसे ज़्यादा बार जो बजट है वो पूर्व मंत्री मोरारजी देसाई ने पेश किया था, कुल 10 बार, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, याद रखिएगा। जैसे पहला बजट जेम्स विलियन ने लॉर्ड कैनिंग के टाइम में, ठीक है। और स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 जनवरी 1947 को। सबसे ज़्यादा बार बजट पेश किया मोरारजी देसाई ने, कुल 10 बार। फिर अनुच्छेद 112 जो है ये बजट से संबंधित है, लेकिन बजट शब्द का जिक्र नहीं है संविधान में, उसको बोला जाता है वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक। अब आगे देखते हैं, अनुच्छेद जो 202 है उसके अनुसार प्रत्येक राज्य सरकार के एक वार्षिक वित्तीय विवरण तैयार करती है, जिसे राज्य सरकार का बजट कहा जाता है। फिर 1920-21 के दौरान ब्रिटिश रेलवे अर्थशास्त्री विलियम एकवर्थ की अध्यक्षता में 10 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था और इसको एकवर्थ समिति की सिफारिशों के आधार पर 1924 में रेल बजट जो था उसको आम बजट से अलग कर दिया गया, ठीक है। एकवर्थ समिति है इसमें। फिर 2017-18 में रेल बजट को आम बजट में समाहित करके फिर पेश किया गया। इससे पहले रेलवे बजट को एक अलग बजट के रूप में पेश किया जाता था, ठीक है। और 17-18 से ही जो बजट प्रस्तुत करने की तिथि है उसको बदल के 1 फरवरी कर दिया गया, नहीं तो इससे पहले ये 28 फरवरी या 29 फरवरी को होता था। तो इम्पॉर्टेंट छोटे छोटे फैक्ट्स हैं, ठीक है। 1924 में पहला रेलवे बजट एकवर्थ समिति
फिर उसके बाद 2017-18 में रेलवे बजट को आम बजट में मर्ज कर दिया गया और फिर उसी टाइम में जो बजट पेश करने की तिथि थी वो 28-29 फरवरी से हटा करके 1 फरवरी कर दी गई। फिर जो ये हमारा बजट आया है 2023-24 वाला, इससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसको। केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2023 को संसद में, ठीक है, 45,03,097 करोड़ रुपए का केंद्रीय बजट 2023-24 पेश किया। ये अमृतकाल में पहला बजट है। इसके 7 प्राथमिकताएं हैं जिसको सप्तऋषि कहा जाता है, जिसमें शामिल है समावेशी विकास, अंतिम छोर अंतिम व्यक्ति तक पहुंच, बुनियादी ढांचा और निवेश, निहित क्षमताओं पर विस्तार, हरित विकास, युवा शक्ति, वित्तीय क्षेत्र। तो प्रति व्यक्ति आय 2014 से करीब 9 वर्षों में दुगनी होकर के 1.97 लाख हो गई है। ठीक है, याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत बार पूछता है कि प्रति व्यक्ति आय बताइए। फिर अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ा है। पिछले 9 साल में 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। ठीक है, अब जो है हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है भारत की। फिर अमृतकाल के लिए विजन पेश किया है जो कि सशक्त और समावेशी अर्थव्यवस्था के लिए ब्लूप्रिंट है। 4 रूपांतरकारी अवसरों पर आधारित त्रिआयामी फोकस अमृतकाल का मुख्य आधार है। पूंजी परिव्यय में 33% की वृद्धि का प्रस्ताव है, जिसे बढ़ा करके 10 लाख करोड़ रुपए। वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर वित्त वर्ष 2022-23 में 7% रहने का अनुमान है। फिर निर्यात वृद्धि दर वित्त वर्ष 23 में 12.5% रहने का अनुमान है। प्रभावी पूंजीगत व्यय का बजट 13.7 लाख करोड़ रुपए होगा, जो जीडीपी का 4.5% होगा। उच्च मूल्य वाली बागवानी फसलों के लिए गुणवत्तापूर्ण पौध सामग्री की उपलब्धता बढ़ाने के लिए 2200 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ आत्मनिर्भर स्वच्छ पौध कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। 157 नए नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे। पीएम आवास योजना पर परिव्यय जो है आपका 66% से बढ़ा करके 79,000 करोड़ रुपए से भी अधिक कर दिया गया है। रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ के पूंजीगत परिव्यय का प्रावधान किया गया है। ठीक है, ये अब तक का सबसे ज़्यादा परिव्यय है। फिर प्राथमिकता के ऋणों में आई कमी का उपयोग करके शहरी अवसंरचना विकास कोष बनाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 10,000 करोड़ रुपए के कुल निवेश से गोवर्धन योजना के तहत 500 नए कचरे से संपदा संयंत्र बनाए जाएंगे। ठीक है, और विभिन्न राज्यों से कुशल युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसर उपलब्ध कराने के लिए 30 जो हैं वो स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किए जाएंगे। फिर अगले 3 वर्षों में लाखों युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.04 शुरू की जाएगी। फिर है ये जो है इसमें बजट में व्यक्तिगत आयकर पर व्यापक राहत दी गई है। नए स्लैब घोषित किए गए हैं। इसके तहत 7 लाख रुपए तक की कुल आय वाले निवासी व्यक्ति को कोई आयकर नहीं देना पड़ेगा। 7 लाख रुपए तक का आयकर माफ़ है। फिर है वेतनभोगी व्यक्तियों को 50,000 रुपये की मानक कटौती भी उपलब्ध होगी। फिर व्यक्तियों के लिए नई कर व्यवस्था ही डिफ़ॉल्ट होगी। गैर सरकारी वेतनभोगी कर्मचारियों के सेवानिवृत्त होने पर अवकाश नकदीकरण पर कर छूट सीमा बढ़ा करके 25 लाख रुपए तक कर दी गई है। ठीक है, ये याद रखिएगा। सहकारी क्षेत्र के लिए अनेक प्रस्ताव हैं, जैसे अप्रत्यक्ष कर पर संबंधी प्रस्तावों का उद्देश्य निर्यात को प्रोत्साहित करना, देश में विनिर्माण को बढ़ावा देना, घरेलू मूल्यवर्धन में वृद्धि करना, हरित और गतिशीलता को प्रोत्साहित करना। ठीक है, फिर अग्निपथ स्कीम 2022 जो है उसमें नामांकित अग्निवीरों द्वारा अग्निवीर कॉर्प्स कोष से प्राप्त भुगतान को करों से छूट देने का प्रावधान है। ठीक है, फिर मार्केट लिंक डिबेंचर से प्राप्त आयकर पर कर लगाया जाएगा। वस्त्र और कृषि को छोड़ करके अन्य वस्तुओं पर मूल सीमा शुल्क की दरों की कुल संख्या 21 से हटा करके 13 कर दी गई है। ठीक है, और जो विकास दर है वो 7% रहने का अनुमान है। भारत की आर्थिक विकास दर जो कि
जो जितनी भी प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं हैं उनमें सबसे ज़्यादा है। ठीक, ये वन लाइनर्स के फॉर्म में ही है, बाद में आपको PDF दे दिया जाएगा, या फिर आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं उसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, फिर है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में। ठीक है, इसमें सदस्यों की संख्या दोगुनी से अधिक होकर के 27 करोड़ हो गई है, और 2022 में UPI के माध्यम से 126 लाख करोड़ रुपए के 7,400 करोड़ भुगतान किए गए हैं, डिजिटल भुगतान। फिर आत्मनिर्भर स्वच्छ पादप कार्यक्रम का शुभारंभ 2200 करोड़ रुपए के प्रारंभिक परिव्यय के साथ उच्च गुणवत्ता वाली बागवानी फसल के लिए रोग मुक्त तथा गुणवत्तापूर्ण पौध सामग्री उपलब्धता बढ़ाने के उद्देश्य से किया जाएगा। फिर भूगोल भाषा सहित कई क्षेत्रों में उत्कृष्ट पुस्तकों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए एक राष्ट्रीय डिजिटल बाल किशोर पुस्तकालय की स्थापना। ठीक है, और आगे और देख लीजिए, लाखों सरकारी कर्मचारियों को उनका कौशल बढ़ाने और जन केंद्रित सुविधाएं उपलब्ध कराने योग्य बनाने के लिए एक एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण मंत्र आई गोट कर्मयोगी का शुभारंभ। देखो अपना देश, इसका उद्देश्य हासिल करने के लिए विशिष्ट कौशल वर्धन, उद्यमशीलता विकास का समन्वयन। फिर वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत सीमावर्ती गांव में पर्यटन के बुनियादी ढांचों का विकास किया जाएगा, पर्यटन सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। फिर आगे बढ़ते हैं, देखिए सीमा शुल्क में परिवर्तन हुआ है। ठीक है, जो सीमा शुल्क लिया जाता है उसमें परिवर्तन है। क्या क्या है चलिए देखते हैं। पहले तो मोबाइल फ़ोन का निर्माण, झींगा हेतु खाद्य के लिए कुछ विशिष्ट निविष्टियों में आयात में कमी, सिगरेट 16%, सोने की वस्तुएं, यौगिक रबड़ आदि के आयात में वृद्धि की गई है। फिर 1 जनवरी 2023 से PM गरीब कल्याण अन्न योजना यानी PMGKY के तहत सभी अंत्योदय एवं प्राथमिकता वाले परिवारों को मुफ्त अनाज मुहैया कराने की योजना चल रही है, जो कि 1 साल तक चलेगी। ठीक है, वसुधैव कुटुंबकम की थीम के साथ में भारत वैश्विक चुनौतियों से निपटने के साथ साथ सतत आर्थिक विकास को संभव करने के लिए एक महत्वाकांक्षी जन केंद्रित एजेंडे पे चल रहा है। ठीक है, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत 11.7 करोड़ घरेलू शौचालय बनाए गए। उज्ज्वला के तहत आपको लगभग 9.6 करोड़ LPG कनेक्शन दिए गए हैं। 102 करोड़ लोगों को कोविड के टीके की 220 करोड़ खुराक दी गई है। 47.8 करोड़ PM जन धन खाते खोले गए हैं। PM सुरक्षा बीमा, PM जीवन ज्योति योजना के तहत 44.6 करोड़ लोगों का बीमा कवर किया गया। PM किसान सम्मान निधि के तहत 11.4 करोड़ से भी अधिक किसानों को 2.2 लाख करोड़ रुपए की नगद हस्तांतरण किया गया है। ठीक है, अब चलते हैं, देखते हैं। देखिए, राजकोषीय घाटे, राज्यों को GSDP के 3.5% राजकोषीय घाटे की अनुमति होगी, जिसका 0.5% ये विद्युत क्षेत्र में जोड़ा जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, आगे और कुछ देखते हैं इसमें इम्पोर्टेंट। तो देखिए, जो राजकोषीय घाटा GDP के 5.9% रहने का अनुमान है। ठीक है, और शीर्ष 3 कर में है वस्तु सेवा कर, फिर निगम कर और आय कर, और वित्त पोषण के स्रोतों में है बाजार उधार और अल्प बचतों के बदले प्रतिभागियां। अब ये इम्पॉर्टेंट है, ये सारे जो ये वन लाइनर दिख रहे हैं ना, चलिए एक एक करके देखते हैं। वित्त वर्ष 2023-24 में अप्रत्यक्ष कर GDP का 5.1% है और प्रत्यक्ष कर है 6%। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स 5.1, डायरेक्ट टैक्स 6% है। सकल कर प्राप्तियां हैं 11.1%। सकल कर राजस्व कितना है? सकल कर राजस्व है 33,60,858 करोड़ रुपए। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की कुल अंतरण है आपका 18,62,874 करोड़ रुपए। ठीक है, ये तो आपने बजट देखा ही होगा, एक बार इसको देख लीजिएगा। कुल प्राप्तियां, ठीक है, कर राजस्व, सबसे पहले तो देखते हैं राजस्व प्राप्तियां। ये है आपका, ये आएगा आपका 26,32,281 करोड़ रुपए। ठीक है, कुल टैक्स रिसिप्ट जिसको कहते हैं। ठीक है, टैक्स रिसिप्ट
ये आपकी है 26,32,281। फिर कैपिटल रिसिप्ट देख लीजिए, ये है 18,70,816। ठीक है, और उसी तरह कुल प्राप्तियाँ कितनी हैं फिर इन दोनों को जोड़ करके, ये है 45,03,097। 45,03,097। फिर आगे बढ़ते हैं, ये डेटा आप देख लीजिएगा। फिर रुपया कहाँ से आता है कहाँ जाता है, ये इम्पॉर्टेंट है। आयकर देखिए, रुपया कहाँ से आता है में देखें अगर, तो सबसे ऊपर है ऋण एवं अन्य देयताएँ 34% के साथ। ठीक है, उसके बाद नंबर है जीएसटी का, वस्तु एवं सेवा कर अन्य कर, ये है 17%। तीसरे नंबर पर है आपका आयकर और निगम कर, 15%। ठीक है, उसके बाद है केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क 4%, ऋण रहित पूंजीगत प्राप्तियां 2%, कर रहित प्राप्तियां 6%। ठीक है, ये सीक्वेंस याद रखिएगा। रुपया आने के मामले में ऋण और अन्य देयताएं, फिर उसके बाद है जीएसटी और आयकर निगम कर एक साथ है 15%। अब रुपया जाता कहाँ है, ठीक है, रुपया जाता कहाँ है ये इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले है ब्याज भुगतान। ब्याज भुगतान में सबसे ज़्यादा रुपया जाता है, वो है आपका 20%। फिर करों और शुल्कों में राज्य का हिस्सा, ये 18% जाता है। इसके बाद है केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं, इसमें जाता है 17%। उसके बाद ये अन्य हैं। ठीक है, तो देख लीजिए एक एक करके। सबसे नंबर 1 पे होगा आपका ब्याज भुगतान, फिर नंबर 2 पे होगा करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा, और तीसरा है केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं। उसके बाद आपका वित्त आयोग एवं अंतरण, फिर है रक्षा, और ये केंद्रीय प्रायोजित परियोजनाओं में भी जाता है 9%, और रक्षा हो गया 8%, सब्सिडी 7% है, पेंशन 4% है, फिर अन्य देयताएँ जो 8% बची हैं उनमें। तो ये देख लीजिए, ऐसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। रुपया कहाँ से आता है, मतलब शीर्ष 5 स्रोत। तो हमने क्या देखा था, ऋण एवं अन्य देयताएँ, फिर वस्तु सेवा कर, फिर निगम कर, आयकर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क। ठीक है, निगम कर, आयकर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, फिर रुपया, ये सीक्वेंस याद रखिएगा। फिर रुपया कहाँ जाता है, ब्याज भुगतान, करों एवं शुल्कों में राज्य का हिस्सा, केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं, वित्त आयोग अंतरण, केंद्र प्रायोजित योजनाएं। इसके बाद देखिए आपका रक्षा वगैरह था, फिर लास्ट में सब्सिडी था, ये सारी चीज़ें, तो ये याद रखिएगा। इनकी प्राथमिकताएं, इस बार बजट में जो प्राथमिकताएं दी हुई हैं सप्तऋषि के नाम से, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए एक एक करके बजट की प्राथमिकताओं को देखते हैं। तो बजट की 7 प्राथमिकताएं हैं जो कि एक दूसरे की पूरक हैं, जिसको सप्तऋषि के नाम के रूप में कार्य कर रही हैं। तो इनका क्या क्या है नाम, पहले तो समावेशी विकास, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना, अवसंरचना निवेश, संभावनाओं को उन्मुक्त करना, हरित विकास, युवा शक्ति और वित्तीय क्षेत्र। तो प्राथमिकता है पहला समावेशी विकास। तो इसमें इम्पॉर्टेंट ही बस देखेंगे, ये ज़्यादा विशेष रूप से किसानों, महिलाओं, युवा लोगों, अन्य पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जातियों, जनजातियों, दिव्यांगजनों, आर्थिक रूप से कमज़ोर तबकों, ठीक है, यानी सभी वंचितों को वरीयता देते हुए इसका विकास किया गया है। समावेशी विकास ये पहली प्राथमिकता है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पूर्वोत्तर पर भी निरंतर ध्यान दिया जा रहा है। तो कृषि एवं सहकारिता, इसमें है कृषि एवं सहकारिता, इसके लिए ही डिजिटल जन अवसंरचना का निर्माण किया जा रहा है। कृषि वर्धक नीति, ठीक है, इससे क्या है कि ताकि ग्रामीण क्षेत्र में युवाओं को कृषि स्टार्टअप शुरू करने के लिए प्रोत्साहन मिल सके। फिर है आत्मनिर्भर बागवानी पौध कार्यक्रम। तो इसमें क्या है, 2200 करोड़ रुपए के परिव्यय से उच्च गुणवत्ता वाली बागवानी फसलों के लिए रोग मुक्त गुणवत्तापूर्ण पौध सामग्री उपलब्ध कराना। ठीक है, फिर मिलेट के लिए वैश्विक केंद्र श्री अन्न, याद रखिएगा मिलेट इस साल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरी प्रोबेबिलिटी है कि मिलेट पे क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, क्योंकि जो 2023 जो है वो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स है। ठीक है, तो मिलेट्स के लिए वैश्विक केंद्र है श्री अन्न। तो भारतीय मिलेट को लोकप्रिय बनाने के कार्य में सबसे आगे है भारत जो है, और जिसकी खपत से पोषण, खाद्य और किसानों के कल्याण को बढ़ावा मिलता है। भारत विश्व में श्री अन्न का सबसे बड़ा उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। ठीक है,
श्री अन्न का सबसे बड़ा उत्पादक और दूसरा है सबसे बड़ा निर्यातक। कई प्रकार के श्री अन्न की खेती होती है। श्री अन्न मतलब वही मिलेट ही समझिए, ठीक है। इसमें है ज्वार, रागी, बाजरा, कुट्टू, रामदाना, कंगनी, कुटकी, कोदो, चीना, सामा, ये सब इसमें शामिल हैं, ठीक है। और जो इसमें ये देख लीजिए एक और चीज़ कि भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? हैदराबाद में है, ठीक है। भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान है हैदराबाद में। और बस यही सारी बातें हैं इसमें श्री अन्न के बारे में। फिर है कृषि ऋण। तो इसमें पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन पर ध्यान केंद्रित करते हुए 20 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ाया जाएगा कृषि लक्ष्य को, ठीक है। 6000 करोड़ रुपए के लक्षित निवेश के साथ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की एक नई उपयोजना शुरू की जाएगी। तो ये देख लिया। आगे है सहकारिता, सहकार से समृद्धि, ठीक है। तो इस विजन को साकार करने के उद्देश्य से सहकारिता मंत्रालय बनाया गया है। इस विजन को साकार करने के लिए सरकार ने पहले ही 2516 करोड़ रुपए के निवेश के साथ साथ में ये 63,000 प्राथमिक कृषि क्रेडिट समितियों के कंप्यूटरीकरण का कार्य शुरू किया है। फिर इसमें आता है आखिरी में समावेशी विकास में स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल वर्धन। तो 2014 से स्थापित मौजूदा 157 मेडिकल कॉलेजों के साथ साथ 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे, ठीक है। 157 नए नर्सिंग कॉलेज। और 2047 तक सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन के लिए एक मिशन की शुरुआत। याद रखिएगा, ये बजट में मेंशन है सिकल सेल एनीमिया 2047 तक इसका एलिमिनेशन करना है। फिर जीडीपी देख लीजिए। जीडीपी वृद्धि, जीडीपी का प्रतिशत हेल्थ में 2.1 और एजुकेशन में 2.9, ठीक है। स्वास्थ्य और शिक्षा पर व्यय में वृद्धि, जीडीपी का प्रतिशत से हेल्थ में 2.1, एजुकेशन में 2.9। दूसरा है आपका अंतिम छोर व प्रति व्यक्ति तक पहुंचना, ठीक है। तो वाजपेयी सरकार जो थी वो जनजातीय कार्य मंत्रालय और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास विभाग का गठन किया था इन्होंने, ठीक है। तो इसमें है आकांक्षी जिला ब्लॉक परिवर्तन। तो इसमें 500 ब्लॉकों में आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन, तो विशेष रूप से जो संवेदनशील जनजाति समूह हैं उसकी सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार लाने के लिए ये मिशन शुरू किया गया। फिर वहीं देखते हैं आपका अगले 3 वर्षों में केंद्र 3.5 लाख जनजातीय छात्रों के लिए चलाए जा रहे 740 एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूलों के लिए 38,800 अध्यापक और सहायक कर्मी नियुक्त किए जाएंगे। उसी तरह सूखा प्रवण क्षेत्रों के लिए जल है। फिर है भारत साझा पुरालेख निधान, भारत श्री, ठीक है। तो एक डिजिटल पुरालेख संग्रहालय है में प्रथम चरण में 1 लाख प्राचीन पुरालेखों के डिजिटलीकरण के साथ स्थापित किया जाएगा। तो ये भी एक है, ठीक है, भारत श्री, इसको भी भूलना नहीं है। भारत श्री क्या है? आपके जो पुरालेख हैं वो पुरालेख हैं प्राचीन, उनके डिजिटलीकरण से संबंधित है। तीसरी प्राथमिकता है अवसंरचना और निवेश। तो इसमें क्या है? इसमें बस यही है कि निवेश का विकास रोजगार पर बहुआयामी प्रभाव पड़ता है। पूंजीगत निवेश में परिव्यय में लगातार तीसरे वर्ष 33% की वृद्धि करके इसको 10 लाख करोड़ रुपए किया जा रहा है, ठीक है, जो कि जीडीपी का 3.3% होगा, ठीक है। और प्रभावी पूंजीगत व्यय का बजट 13.7 लाख करोड़ रुपए होगा, जो जीडीपी का 4.5% होगा। इसमें यही सारी चीज़ें हैं। और इसमें देखिए कि अवसंरचना वित्त सचिवालय स्थापित किया जाएगा और शहरी अवसंरचना विकास निधि की स्थापना की जाएगी। आगे है सक्षमता को सामने लाना, प्राथमिकता 4। तो इसमें सबसे पहले है मिशन कर्मयोगी। तो इसमें क्या है कि केंद्र, राज्य, संघ राज्य क्षेत्र सिविल सेवकों के लिए क्षमता निर्माण योजनाएं, ठीक है। और सरकार ने एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए आईगॉट कर्मयोगी एक प्लेटफॉर्म भी शुरू किया है। और व्यापारिक सुगमता को बढ़ाने के लिए 39,000 से अधिक अनुपालनाओं को कम किया गया है। और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए उत्कृष्ट केंद्र
तो देश में शीर्ष शैक्षिक संस्थानों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए 3 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। राष्ट्रीय डाटा शासन नीति है। उसी तरह एकीकृत फाइलिंग प्रक्रिया है कि जिसमें क्या होगा कि विभिन्न सरकारी एजेंसियों के पास अलग अलग प्रस्तुत करने की अपेक्षा से बचने के लिए एकीकृत फाइलिंग प्रक्रिया एक प्रणाली स्थापित की जाएगी एक ही सूचना को देने के लिए। बाकी 5G सेवाएं हैं। इससे क्या है कि इसको एप्लीकेशन तैयार करने के लिए जो इंजीनियरिंग संस्थाएं हैं उसमें 100 प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी। ई न्यायालय ई कोर्ट क्या है, तो प्रशासन में दक्षता लाने के लिए 7,000 करोड़ रुपए के परिव्यय को ई न्यायालय परियोजना का चरण 3 शुरू किया जाएगा। डिजी लॉकर निकाय, डिजी लॉकर हम सभी जान ही रहे हैं कि MSME बड़े व्यवसायों और चैरिटेबल ट्रस्टों के प्रयोग के लिए निकाय डिजी लॉकर पर स्थापित किया जाएगा। इससे क्या होगा कि जो दस्तावेज हैं वो सुरक्षित तरीके से ऑनलाइन स्टोर करने और साझा करने में मदद मिलेगी। विवाद से विश्वास, तो ये है और ये दोनों स्कीमें। फिर आगे बढ़ते हैं, हरित विकास देखते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हरित विकास भी। तो पर्यावरण के प्रति सजग जीवन शैली आंदोलन को गति देने के लिए लाइफ अथवा पर्यावरण के लिए जीवन शैली पर संकल्पना प्रस्तुत की है। और 2070 तक उद्योग और आर्थिक परिवर्तन को लाने के लिए 2070 तक पंचामृत तथा निवल शून्य कार्बन उत्सर्जन की ओर दृढ़ता से आगे बढ़ रहा है। ठीक है, 2070 तक है अपना नेट जीरो इमिशन का टारगेट, याद रखिएगा। और पिछले में अभी कौन सा टारगेट पढ़ा था, सिकल सेल एनीमिया वाला, 2047 तक एलिमिनेट करना है, पूरा उन्मूलन करना है। फिर है हरित हाइड्रोजन मिशन। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 19,744 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ सरकार के महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दे दी है। इसका लक्ष्य क्या है, 2030 तक 5 MMT हाइड्रोजन का वार्षिक उत्पादन। ठीक है, और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा ऊर्जा परिवर्तन, निवल शून्य उद्देश्यों और ऊर्जा सुरक्षा की दिशा में प्राथमिकता प्राप्त पूंजीगत निवेशों के लिए 35,000 करोड़ का प्रावधान किया है। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे और फैक्ट देखते हैं हरित विकास से संबंधित। तो हरित ऋण क्रेडिट कार्यक्रम, तो व्यवहारगत परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत हरित ऋण कार्यक्रम अधिसूचित किया गया। फिर अगला है PM प्रणाम। ये क्या है, तो पृथ्वी माता के पुनरुद्धार, इसके प्रति जागरूकता, पोषण और सुधार हेतु प्रधानमंत्री कार्यक्रम। राज्यों और संघीय राज्यों को रासायनिक उर्वरकों के संतुलित प्रयोग तथा इसके स्थान पर वैकल्पिक उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया है। गोवर्धन योजना जान ही रहे हैं। ठीक है, तो क्या है, गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन। इस स्कीम के तहत 500 नए अवशिष्ट से आमदनी संयंत्रों के चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्थापित किया जाएगा। भारतीय प्राकृतिक खेती बायो इनपुट संस्थान केंद्र। और मिष्टी योजना क्या है, मैंग्रोव से रिलेटेड है। मनरेगा CAMPA कोष और अन्य स्रोतों के बीच तालमेल के माध्यम से तटीय रेखा के साथ साथ भारत और लवण पर जहां भी व्यवहार हो, मैंग्रोव पौधारोपण के लिए, तटीय पर्यावास और ठोस आमदनी के लिए मैंग्रोव पहल मिष्टी की शुरुआत की जाएगी। फिर है अमृत धरोहर। तो आर्द्र भूमि के इष्टतम प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए जैव विविधता, कार्बन स्टॉक, पर्यावरणीय पर्यटन के अवसरों तथा स्थानीय समुदायों के लिए आर्य सृजन के लिए अगले 3 वर्षों में अमृत धरोहर। फिर है 6ठे नंबर पर युवा शक्ति। तो अमृत पीढ़ी के सपने को साकार करने के लिए है ये। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 की शुरुआत की गई है। ठीक है, जिसमें कई चीज़ें हैं, आपका कोडिंग है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स, मेट्रॉनिक्स, IoT, 3D ड्रोन, स्टॉप स्किल जैसे नए युगों के पाठ्यक्रम को भी शामिल किया गया है। ठीक है, 30 जो हैं स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किए गए और वित्तीय राजधानी में एक यूनिटी मॉल स्थापित करने को प्रोत्साहित किया गया है। फिर आते हैं वित्तीय क्षेत्र पर, हमारी आखिरी प्राथमिकता है वित्तीय क्षेत्र। तो इसमें क्या है, एक राष्ट्रीय वित्तीय सुरक्षा रजिस्ट्री स्थापित की जाएगी। किस लिए, ऋण देने में दक्षता लाने में, वित्तीय समावेशन, वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, फिर केंद्रीय डाटा संस्थान केंद्र का गठन किया जाएगा। साथ ही में एक नई लघु बचत योजना, महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाएगा। फिर
वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, जहाँ पे अधिकतम जमा सीमा जो है 15 लाख रुपए से बढ़ा करके 30 लाख कर दी है। मासिक आय खाता स्कीम क्या है, अधिकतम जमा सीमा को एकल खाते के लिए 4.5 लाख रुपए से बढ़ा करके 9 लाख रुपए और संयुक्त खाते के लिए 9 लाख से बढ़ा करके 15 लाख रुपए कर दिया गया है। ठीक, अब देखते हैं अमृतकाल के लिए संकल्पना। एक सशक्त और समावेशी अर्थव्यवस्था। तो इसमें देखिए 3 चीज़ों पे फोकस किया गया है। पहला तो नागरिकों विशेषकर युवा वर्ग को अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराना। दूसरा है विकास और रोजगार सृजन पर विशेष ध्यान देना। और तीसरा है वृहत आर्थिक सुस्थिरता को बढ़ावा देना। तो भारत एट 100, तो इस यात्रा में इन फोकस क्षेत्रों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अमृतकाल के लिए निम्नलिखित 4 अवसर रूपांतरकारी साबित हो सकते हैं। पहला तो देखिए महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण। दूसरा है पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान, पीएम विकास। तो ये क्या है, इसको देख लेते हैं। तो कारीगर और शिल्पकारों को जो विभिन्न उपकरणों का उपयोग करते हुए अपने हाथों से काम करते हैं, उसने भारत को काफ़ी गौरवान्वित किया है। ठीक है, इसीलिए उनको आमतौर पे विश्वकर्मा कहा जाता है। पहली बार इनके लिए एक सहायता पैकेज की परिकल्पना की गई है, जो कि आपका पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान में है। ठीक है, तो पर्यटन, और अगला क्षेत्र है आपका पर्यटन। ठीक है, पर्यटन में अगर ग्रो करेंगे, उनको डेवलप करेंगे तो और भी ज़्यादा फायदा होगा। हरित विकास हमने देख ही लिया है, पढ़ लिया है। पर्यावरण के लिए और अर्थव्यवस्था के लिए, दोनों के लिए हरित विकास काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब देखते हैं व्यक्तिगत आयकर यानी प्रत्यक्ष कर। तो 5 प्रमुख घोषणाएं हैं। पहली घोषणा है रिबेट संबंधित, यानी नई कर व्यवस्था में निजी आयकर में छूट सीमा को 5 लाख से बढ़ा करके 7 लाख कर दिया गया है। ठीक है, यानी 7 लाख रुपए तक के आय वाले व्यक्तियों को कोई कर का भुगतान नहीं करना होगा। दूसरा जो है मध्यम आय वर्ग से संबंधित है। इसमें स्लैबों की संख्या को घटा करके 6 से 5 कर दिया गया है और छूट की सीमा को बढ़ा करके 3 लाख रुपए कर दिया है। ठीक है, तीसरा जो है वेतन भोगी वर्ग और पारिवारिक पेंशन भोगी वर्ग के लिए है। तो इसमें मानक कटौती लाभ वेतन भोगी वर्ग पेंशन भोगियों को दिया गया है, जिसमें पारिवारिक पेंशन भोगी भी शामिल हैं। प्रत्येक वेतन भोगी व्यक्ति जिसकी आय जो है 15.5 लाख रुपए या उससे अधिक है, इसको 52,500 रुपये का लाभ मिलेगा। चौथी घोषणा में है 2 करोड़ से अधिक की आय वाले व्यक्ति के लिए। ठीक है, उच्चतम अधिभार दर को 37% से घटा करके 25% कर दिया है और इससे क्या होगा कि जो उच्चतम कर दर है वो घट करके 39% रह जाएगी, जो कि पहले 42.7 थी। 5वीं जो है ये सेवानिवृत्त होने पर अवकाश नकदीकरण पर छूट सीमा 3 लाख रुपए से बढ़ा करके 25 लाख कर दी है। ठीक है, और नई आयकर व्यवस्था ये अब डिफ़ॉल्ट कर व्यवस्था हो गई है। तो ये तो हमने देख लिया पूरा प्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर प्रस्ताव, तो इसमें क्या है कि वस्त्र और कृषि को छोड़ करके बेसिक सीमा शुल्क दरों की संख्या को 21 से घटा करके 23 कर दिया है। कुछ वस्तु जैसे को बेसिक सीमा शुल्कों, उपकरों, अधिभारों की मामूली परिवर्तन हुआ है। ठीक है, जिसमें खिलौने, साइकिल, ऑटोमोबाइल, नेफ्था ये सब शामिल हैं। फिर सम्मिलित कंप्रेस्ड बायोगैस जिस पे जीएसटी भुगतान किया जाता है, उस पर उत्पाद शुल्क से छूट देने का प्रस्ताव। बिजली से संचालित वाहन में लिथियम आयरन बैटरी का उत्पादन करने वाली मशीनरी कैपिटल गुड्स पर सीमा शुल्क को बढ़ा करके 31 मार्च 2024 तक कर दिया गया है। टीवी पैनल के ओपन सेलों पर पुर्जों पर शुल्क घटा करके 2.5% का प्रस्ताव है। इलेक्ट्रिक रसोई घर चिमनी पर 7.5% से घटाकर 15 से बढ़ा करके 15% कर दिया गया है। अब देख लीजिए विशिष्ट मंत्रालयों के लिए आवंटन, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। विशिष्ट मंत्रालयों के लिए आवंटन सबसे ज़्यादा है रक्षा मंत्रालय के लिए, 5 लाख करोड़ रुपए में है आवंटन, 5.94। रेल मंत्रालय के लिए 2.41, गृह मंत्रालय के लिए 1.96, ग्रामीण विकास मंत्रालय 1.60, संचार मंत्रालय 1.23, सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्रालय 2.70, उपभोक्ता मामले एवं खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्रालय 2.06, रसायन उर्वरक मंत्रालय 1.78 और किसान कल्याण मंत्रालय 1.25। मुख्य योजनाओं के लिए आवंटन देख लीजिए। फार्मास्यूटिकल उद्योग का विकास
करोड़ रुपए में है ये आवंटन, ठीक है। तो ये है 1250 करोड़ रुपए। एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल 5943। ईवी का त्वरित अंगीकरण विनिर्माण फेम 5172। महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम 60,000 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री सड़क योजना के लिए 19,000 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री किसी सम्मान निधि के लिए 6,000 करोड़ रुपए। जल जीवन मिशन के लिए 70,000 करोड़। प्रधानमंत्री आवास योजना 79,590। पूर्वोत्तर विशिष्ट अवसंरचना विकास 2,491। प्रधानमंत्री आवास योजना 79,590। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 10,787। और यूरिया सब्सिडी के लिए आपका 1,31,100, ठीक है। तो ये तो हमने देख लिया पूरा आपका बजट, ठीक है। और बजट ये देख ही लिया था हमने, ये पहले ही पढ़ लिया है। 45,03,097 ये रेल बजट है। बाकी ये हमने अपना बजट कर लिया। इसमें क्या है कि जितनी भी नई योजनाएं हैं, ठीक है, जैसे PM श्री हुआ, भारत श्री हुआ, ठीक है, और जितनी योजनाएं हैं किनको कितना आवंटन किया गया है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और जो ये सप्तऋषि है इस बार का हॉट टॉपिक है। जितनी भी सप्तऋषि ये योजनाएं हैं ये सब कुछ काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बजट में आप विशेष ध्यान दीजिएगा और ऐसे ही पढ़ते रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।